नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 3। सारे स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखें कि जो मैं आज टॉपिक लेने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए या रेडॉक्स के लिए जरूरी है, यह जरूरी है पूरी केमिस्ट्री में। मतलब आप समझो कि आज की जो क्लास पढ़ोगे उसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के जवाब मिलने वाला है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं इस टॉपिक के बेस पर। तो ये रीजनिंग कौशल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज का टॉपिक। फिलहाल आज देखें, हम आज देखने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका अनुप्रयोग। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, यानी कि क्विज भी होगा। लेकिन इससे पहले हम आज के लिए यह बता दें कि विक्रम सिंह जो चैनल है और मैं विक्रम सर आपके साथ डाउटनट के साथ, डाउटनट फैमिली के साथ हम आ चुके हैं और डाउटनट फैमिली का एक पार्ट बन चुके हैं। फिलहाल अब समझेंगे आपके लिए एक विजेता बैच हमने लॉन्च किया है और ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि विजय होना, जो चाहते हैं सबसे आगे होना, अव्वल होना, जो जीत हासिल करना चाहते हैं, वो बच्चे हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। क्लास 11, क्लास 12 हिंदी माध्यम का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। यहां पर 16 सितंबर से आपका क्लास आने वाला है और आप डाउटनट ऐप में जाकर के अपना कोर्स लॉगिन कर लें और इनरोल कर लें। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ ये सारे टीचर्स जो इंडिया के टॉप टीचर्स हैं वो आपके साथ रहेंगे और आपको टीचिंग देंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाई देंगे और सबसे बेहतर टीचर्स आपके साथ आपके सामने होंगे, आपके लिए होंगे। और सारे टीचर एक ही कोर्स जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th में ये सारे टीचर्स होंगे, जिसमें सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और साथ में इंग्लिश भी बहुत जरूरी है, जैसा कि आप जानते हैं। ध्यान रखिए, डाउटनट ऐप से पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। डाउटनट ऐप से पढ़ने के ये फायदे होते हैं कि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता है। आपको जो टीचर पढ़ाते हैं वो एक बेहतर तरह से पढ़ाते हैं और जब वो पढ़ाते हैं तो उसकी क्लास को अगर आप पूरी तरह देखते हैं तो आपको किसी तरह से कहीं भी डाउट नहीं आने वाला। पहली बात तो ये है कि आपकी एक बात है डाउट नहीं आएगा। दूसरी बात है अगर डाउट आ भी गया तो लाइव में आपके डाउट सॉल्विंग होता रहेगा। सेकंड बात है कि यहां पर बेस्ट टीचर है, टॉप टीचर है, क्लास नोट्स है, साथ में डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा। उस होमवर्क को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहां पे मिसिंग किया है। उस वीडियो को देख करके, उस नोट्स को देख करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप बहुत बेहतर उस चीज को, उस टॉपिक को समझ पाएंगे। साथ में टीचर स्लाइड्स जो हम यहां पर पढ़ाते हैं, जिस तरह का हमने आपको स्लाइड दिखाते हैं, वो सारे स्लाइड आपको उस ऐप में हमारे इस विजेता बैच में आपको मिलने वाला है। देखें, कोर्स ज्वाइन करने के में अगर इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करें हमें अभी तुरंत, और हमेशा याद रखिएगा किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0124-715-8250। इस नंबर पर कॉल करिए, यह नंबर आपके सामने रखा हुआ है। इस नंबर पर कॉल करें और हमारे विजेता बैच में ज्वाइन हो। और अगर आप कॉल भी नहीं कर रहे हैं तो बस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर जाकर के हमारे कोर्स के साथ एनरोल हो जाएं। हमारे कोर्स के फायदे हैं, ये एक वीआईपी कोर्स है और इसके फायदे ये हैं कि 2 टीचर एडवांटेज मिलेगा आपको। यानी जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे एक टीचर, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे होते हैं और आपको आने वाले डाउट को जब चैट करते हैं तो उसके आंसर देने के लिए हमारे साथ एक और टीचर मौजूद होता है जो आपको साथ में उस डाउट को क्लियर कर रहे होते हैं। अधिकांश बच्चों का ये डाउट वहां पर क्लियर हो जाएगा, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। बात यह है कि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा और उसमें ऐसा है कि आप इधर उधर की जो बातें होती, जो स्टूडेंट के साथ वो या किसी के साथ या कॉमन बातें होती हैं, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। एक बढ़िया कंप्रेस्ड क्लास है, पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा और शिक्षा, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, ये आपके लिए फ्यूचरिस्टिक होगा और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। साथ में हम बोलेंगे कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और अपने अपने बोर्ड के अनुसार मिलेगा। आप जिस बोर्ड के हैं उस बोर्ड का आपको कोर्स वहां पर आपके मोबाइल में, आपके ऐप में अवेलेबल होगा। साथ में देखें, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, यानी कि इस कोर्स को स्पेशल बनाया गया है। इस कोर्स को स्पेशल बनाया गया है टीचर्स नोट्स के साथ, क्लास के साथ, आपकी क्लास स्लाइड के साथ, और डेली होमवर्क और वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ में आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन,
PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आप समझ सकते हैं, अगर आपको 5 साल पहले के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल गया है तो याद रखो आप पहले आपने पूरा कोर्स समझा, हर एक टॉपिक समझा, आगे आने वाले एग्जाम को आप बेहतर बनाने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात यह होती है कि जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप अपने दिमाग से किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपकी स्किल डेवलप हो जाती है आपको, और आप पता चल गया है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि आप बहुत बेहतर तैयारी कर चुके हैं, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि अब बस एग्जाम में जाना है और लिखना है, बस यही काम है आपको। और साथ में आपको रेफरेंस बुक के आपको क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, यानी कि ये कोर्स आपके लिए काफी जबरदस्त है। तो समझ सकते हैं कि आप इस नंबर पर कॉल करिए 0124-715-8250। इस नंबर पर आप कॉल करें, हमारा कोर्स ज्वाइन करें। विजेता बैच आपको विजय बनाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, अनुप्रयोग और क्विज। तो चलिए सीखते हैं। लास्ट में क्विज का जवाब देने का भी मजा है। यहां पर विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, अनुप्रयोग और क्विज, ये बातें पे ध्यान दें। और मैं आपको यहां पर एक बात और पढ़ाऊंगा कि साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये भी आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, यह भी आपको पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट चलें, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को मैंने एक निश्चित क्रम में रखा है और इसको याद करने के लिए मैंने एक आपके लिए ट्रिक डेवलप किया है। इस ट्रिक को सबसे पहले याद करते हैं, फिर ये क्या होते हैं, इसका कैसे अनुप्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। आप याद कर सकते हैं, देखिए लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकेल, स्टेनम, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, ये जो है इस क्रम में एक लाइन से सीरीज बनी हुई है, एक क्रम बना हुआ है, एक श्रेणी बनी हुई है। इस श्रेणी को मैंने यहां पर लिखा, आप लाइन से देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, लिथियम, पोटेशियम, ये। अब इसको मैं बोलूंगा यहां से यहां तक आप कम से कम इतनी ही एलिमेंट को याद कर लो, तो याद करना बहुत तकलीफ हो जाता है। चूंकि ये तकलीफ हो जाता है, इसलिए इस तकलीफ को रोकने के लिए आपको क्या करेंगे कि इस सीरीज को याद कराने के लिए हम आपको एक सिस्टम बना के देंगे। वो सिस्टम ये है कि आप ये जो लिखा हुआ है इन बातों को याद करना है आपको। तो याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली बात है, मैंने कहा लीना के काना मांगे आलजन। आप एक बार बोल के देखिए मेरे साथ, लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, कर फिर कूद नहीं सुन, फिर है कुआं इला आज, पारा ब्रेड कल, सोना फिर कभी। आप ऐसे याद करते हैं तो ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। मैं आपको ये कहूंगा, इसको याद करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसे एक मीनिंगफुल है, अगर समझें तो, अगर मीनिंगफुल है। लीना के काना मांगे आलजन, अब लीना कौन होता है, उसका काना कौन होगा? अब लीना का काना तो उसका प्रेमी ही होगा ना, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता है। तो लीना के काना मांगे आलजन, वो बोलती कि सारी दुनिया मैं मांगती हूं, आपकी पूरी दुनिया मुझे चाहिए। लीना कहती है कि मेरे प्रिय आपकी पूरी दुनिया मुझे चाहिए। लीना के काना मांगे आलजन, ये कह रही है। फिर बोलते हैं कर फिर कूद नहीं सुन, कर फिर, पहले कर ले फिर कूदना है ना, पहले कर सुन ले, फिर अगर नहीं होता तो सुन कूद जा अपनी दुनिया में जहां पे। तो कर फिर कूद नहीं सुन, फिर कहता है कुआं इला आज, है कुआं इला आज। इला कौन है? वो जो बार में नाचती है, वो कुआं है, मौत है, बोला गया। तो है कुआं इला आज। अब आज की दुनिया बहुत बेहतर है, इसमें कभी मत, ऐसी दुनिया में मत कूदिए जहां पे बार में कोई नाच रही है, समझ रहे हैं ना। मतलब आपके मन को सिर्फ वहीं रह जाइए जो आपकी जिंदगी को बना दे। तो है कुआं इला आज। फिर कहता है पारा ब्रेड कल, पारा और ब्रेड कल देखेंगे, आज सोना, सोना फिर कभी। यानी क्या बोला, सोना मतलब ये वाला नींद वाला सोना, फिर कभी, ये बोला जा रहा है। अब इसको मैं पूरी तरह से एक अरेंजमेंट कर दिया हूं, ये अरेंजमेंट है। इसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा बनाया है। तो याद हो गया, लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कुद नहीं सुन, है कुआं इला आज, पारा ब्रेड कल, सोना फिर कभी। याद कर लो। अभी मैं तुरंत तो याद नहीं करा पाऊंगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी पॉइंट्स पे जाना है और याद कराना है। याद कराऊं 10 मिनट 15 मिनट बैठ के काम कराऊं तो शायद अभी तुरंत याद हो जाए, पर इतना तो नहीं। अभी इसको आपको सिर्फ नोट करना है
और पॉज करके नोट कर लीजिए, जैसा भी करके नोट कर लीजिए, लेकिन नोट करने के बाद इसको याद करना है। तो क्या बोला, लीना के काना मांगे आलजन, तो हम यहां कह रहे हैं ऐसे, लीना, लीना से हुआ LI, के से हुआ के, काना से हुआ CANA काना, मांगे से हुआ MG, आल से हुआ अल AL और जन से हुआ ZN। कर कर, फिर FE, कुद कैडमियम CD, नहीं नी, सुन SN, है H, कुआं CU, इला I, आयोडीन आज AG, पारा, पारा का संकेत होता है HG, ब्रेड BR, ब्रोमीन, कल CL, सोना, सोना AU सोना का संकेत है, गोल्ड का संकेत है, और फिर F। तो इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं चीजों को लेकर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट को ही लाइन से रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इनको याद करिएगा, ये मेथड मेरा है मौलिक रूप से, आप इसको ध्यान रखिए। तो मैंने कहा है, लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर कुद नहीं सुन, है कुआं इला आज, पारा ब्रेड कल, सोना फिर कभी। इस तरह से आपको याद करना है। तो मुझे लगता है कि आप में से सारे बच्चे इसको याद जरूर कर लेंगे। याद करने से कोई परहेज नहीं करना, क्योंकि अभी उपयोग बताऊंगा तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और ये चीज यहां पे लिखा है, लीना के काना मांगे, लीना, लीना के काना, काना मांगे आलजन, कर फिर कूद नहीं सुन, है हाइड्रोजन, है कुआं इला आज, पारा ब्रेड कल, सोना फिर कभी। ऐसे मैंने आपको याद कराया। तो आप समझ में आ चुका होगा मैंने आपको क्या याद कराया है, इस सीरीज को याद कराया है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो लाइन से बनी हुई है। यहां पर एक बात और साथ में बता दूं आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है मानक अपचयन विभव से रिलेट होता है। तो मानक अपचयन विभव इसका हाइड्रोजन का होता है E0 का होता है, इसका होता है E0, मानक अपचयन विभव कहते हैं इसको। ये होता है 0.00 वोल्ट। अब किसका कितना है मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वो निगेटिव होते जाता है, और जैसे जैसे नीचे आते हो उसका मानक अपचयन विभव का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ऊपर से कम से बढ़ते जाता है। और मानक अपचयन विभव का मान बढ़ते हुए क्रम में हम देखें, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ते हुए क्रम में देखें तो ये उसी क्रम में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। और इस अरेंजमेंट को याद करने के लिए आपको यहां पर एक ट्रिक बताई गई है, इसको आपको याद रखना है। फिलहाल आगे चलते हैं हम यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव सिंपल सी मैंने डेफिनेशन दिया है, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग करने अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड दान करने की प्रवृत्ति कितनी है या उसके द्वारा ग्रहण करने की प्रवृत्ति कितनी है, उसे हम उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है ये तीन चीजें, प्रभावित करने वाले कारक। ये इन बातों पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति कैसी है, धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील है या धातु कम क्रियाशील है। दूसरा है विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता, और तीसरी बात होता है तापमान। ये तीनों चीजें उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को निर्धारित करता है, कितनी है, कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है या कुछ। तो ये बातें मैं आपको आगे जाकर के बताता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है, एक होता है अपचयन विभव और दूसरा होता है ऑक्सीकरण विभव। अपचयन विभव होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, यानी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपचयन विभव के अनुसार देखा जाएगा, और कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, दान करने की प्रवृत्ति में अगर देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं सोडियम Na+ आयन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Na अगर बना रहा है, तो उस टाइम E0 की वैल्यू को मैं, जो भी वैल्यू होगा उसको कहेंगे अपचयन विभव। तो ये हुआ। और इसी जगह पे अगर मैं ऐसे इसको देखूं, Na इलेक्ट्रॉन दान करता है और Na+ बना रहा है, तो उस समय जो मैं E0 की वैल्यू देखूंगा वो उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। तो आपने दोनों चीजों को समझ लिया कि तो यहां पर अगर जो वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा,
यानी कि अगर इलेक्ट्रोड अपचयन विभव में आपको किसी का वैल्यू दिया गया है और उसको पूछा गया आपसे कि ऑक्सीकरण विभव में बताइए, तो उसका बस चिन्ह चेंज करना है, यहां पर जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा। अब ये बात तो समझ में कम आएगी क्योंकि आगे पढ़ेंगे तभी ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अब देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हमें करना होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। जैसे यहां पर हमने लिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, मैं आगे जाकर के ये चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उस जगह पे आप जरूर देख लीजिएगा। ये इस तरह का बना हुआ है, यहां पर प्लेटिनम का एक प्लेट लगा हुआ है। देखिए साहब, इस जगह पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, यह समझ लो कि हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित किया जा रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। यहां पर कौन काम कर रहा है? हाइड्रोजन गैस जो है इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। और यह एक अर्ध सेल बन गया है। आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था ना, उस टाइम हमने जिंक और कॉपर लिए थे। यहां पर हम ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस, और दूसरी तरफ जिस धातु का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो होता है ई नॉट की वैल्यू 0.00 वोल्ट। और जो दूसरा धातु लिया जाएगा, जैसे भी हो, वो कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, या दूसरी गैसें हो सकती हैं, उनको इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है। तो उसका इलेक्ट्रोड जो भी यहां पर हमने लिया है, कॉपर को ले लिया है इलेक्ट्रोड। अब देखें यहां पर क्या है, कॉपर की तुलना, इसकी तुलना में कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव जो आता है, ई नॉट की वैल्यू जो आता है वो पॉजिटिव आता है, कुछ वैल्यू इसमें होगा। अब यहां पर बता दूं, एक वोल्टामीटर लगा हुआ है, जो मतलब यहां पर मैं बताना चाहूंगा इसकी जो वैल्यू है 0.34 वोल्ट होता है। 0.34 वोल्ट होता है। ये आप देखिएगा, मतलब अगर मैं यहां पर जोड़ूंगा इस जगह पर एक वोल्टामीटर, तो वो क्या बताएगा आपको। थोड़ी सी बात जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ई सेल, क्या पढ़े हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बेटा याद रखना, हिंदी में धनोड या ऋणोड नहीं बोलना। शब्द जो है कैथोड और एनोड है वही बोलना, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या जो भी, पर आपको जो सही है वो मैं आपको बता रहा हूं। कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं ऐसा, हिंदी मीडियम वाले हम लोग धनोद ऋणोद बोलते हैं, ये ऐसा नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। यहां पर इसको एनोड और कैथोड ही बोलेंगे, सी कैथोड। अब यहां पर इनकी मानक अपचयन विभव हम दिखाएंगे। पूरे सेल का मानक अपचयन विभव का मान अगर इतना आया है, अगर हमने इसको इलेक्ट्रोड डुबा दिए हैं, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिए हैं, और उसके बाद इसका इस जगह पर वोल्ट कितना आ रहा है, इस नॉट सेल की वैल्यू आ रही है कितनी, देखिए कैसे निकाला जाएगा। आपने इस तरह अरेंज किया, बस समझो मेरी बात, हल्का हो जाइए, आप मन हल्का कर लीजिए। हो गया हल्का, आपने ऐसे अरेंजमेंट कर लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिए, दूसरी साइड में कोई धातु लगा दिए, आपने लगा दिया, बीच में वोल्टामीटर लगा दिए, आपने विभव मापी लगा दिए, पोटेंशियोमीटर लगा दिया आपने, उसमें उसकी सुई बताती है यहां पर जो वैल्यू वो है ई नॉट सेल की वैल्यू, वो है ई नॉट सेल की वैल्यू जो भी बताएगा। अब ये पता लगाएंगे कि इसका तो वैल्यू फिक्स है 0.00 वोल्ट, इसका कितना है। इसमें यह भी देखेंगे कि इसमें कौन एनोड और कौन कैथोड का काम करेगा। यहां पर बता दूं, जो निगेटिव वाला है ये नेगेटिव बन जाता है, निगेटिव वाला एनोड का काम करेगा। याद रखना, मैंने एनोड क्या है कैथोड क्या है मैंने आपको बता चुके हैं। पिछली क्लास अगर कंफ्यूजन है तो पिछली 2 क्लासेस हुई हैं, उनको जरूर जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक, फिर देखिए इसका है पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आया तो ये कैथोड का काम करेगा। ये पता चल गया। अब जो जो वैल्यू है हमें इसका वैल्यू क्या है ये पता लगाना है। ई नॉट की वैल्यू इसकी क्या आ रही है, कॉपर की ई नॉट सी यू की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि ये कैथोड है तो ई नॉट सी की वैल्यू क्या है ये पता लगाना है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, यहां पर वैल्यू आ रहा है, कॉपर धातु लिया गया तो यहां पर वैल्यू आ रहा है कितना, यहां पर आ रहा है 0.34। अब ई कैथोड तो वो है, ई कैथोड की वैल्यू जो है, ई कैथोड की वैल्यू जो है वो कितना दिया गया है, वो वैल्यू वहां पर देखिएगा, उसी को कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सी माइनस
ये इसकी वैल्यू क्या है एनोड का, वो है 0.00। अब समझो कि इसका मतलब कुछ नहीं रहा, सो हमारे पास हो गया 0.34 इज इक्वल टू ई नॉट सी, यानी कि उस कॉपर का ई नॉट सी यहां पर सीयू के लिए होगा। सो ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमको पता चल गया 0.34 वोल्ट। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी किसी धातु या अधातु का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना होता है तो बिल्कुल इसी तरह से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, दोबारा सुन लीजिए। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे जिसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो अर्ध सेल होगा, जिस तत्व का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है वो ले लेंगे, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे और यहां पर वोल्टामीटर लगा देंगे। इसकी वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 0 है, और फिर उसके बाद जब इनको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, ये वोल्टामीटर खुद ही बता देगा। फिर अब देखोगे कि जो वैल्यू यहां पर आपको मिलने वाला है तो इसको ज्ञात करना है, इसी तरह से फॉर्मूले में रख करके बता सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे ज्ञात किया जाता है। हमने अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया और वो हमें मिला यहां पे कुछ इस तरह से। अब देखें यहां पर हमें मिला है इस तरह से, जैसे लिथियम का मिला हमें -3.04, रुबिडियम का मिला हमें -0.99, 2.99, और इस तरह से ये पूरा क्या है, नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन ये है बेटा जी, और हाइड्रोजन के जितने ऊपर वाले हैं सबकी वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपको क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रहा है। जितना ऊपर उतना ज्यादा निगेटिव, यानी कि बहुत कम वैल्यू है। और जैसे नीचे आते बढ़ती जाती, एक समय 0 आता है और फिर उसके बाद जाने के बाद पॉजिटिव आने लगता है और ये बढ़ने लगता है। तो सबसे कम या सबसे ज्यादा निगेटिव, सबसे कम वैल्यू यूं कहें या यूं कहें सबसे निगेटिव है, वो है लिथियम की वैल्यू। लिथियम का कितना मान आ रहा है आप देखो तो जरा, लिथियम का आ रहा है, मैंने अभी बताया था, यहां पर ना दिख रहा हो तो -3.04 वोल्ट मिल रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन का आपको बताया मैंने 0.00 वोल्ट मिल रहा है, और नीचे आते जाते हो तो सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है प्लस फ्लोरीन का +2.85। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई दो एलिमेंट, अगर हमारे इनमें से कोई दो एलिमेंट को हमने इलेक्ट्रोड बनाया, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से किसी दो एलिमेंट को हमने इलेक्ट्रोड बनाया, एक तरफ मान लेता हूं मैं जिंक रखता हूं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड में रखता हूं कॉपर, तो कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव ये पता चल जाएगा। जो इलेक्ट्रोड इधर ऊपर होगा वो वाला निगेटिव का काम करेगा, और जो इलेक्ट्रोड इसमें इस सीरीज में नीचे होगा वो पॉजिटिव का काम करेगा। मैंने जिंक लिया, देखिए जिंक यहां पर है, ये जिंक है, और इसके नीचे जा रहा है कॉपर, कॉपर यहां पर आ रहा है, ये देखो कॉपर यहां पर आ रहा है। तो इसका मतलब है जिंक ऊपर है तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करा वो एनोड होगा, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा एक इसके तुलना में कैथोड होगा। अब मैंने कहा कि भाई मैंने इसको छोड़ करके मैंने कॉपर और सोना लिया, तो यहां पर अगर देखो तो कॉपर ऊपर है, तो कॉपर जो है यहां पर नेगेटिव का काम करेगा और ये सोना जो है वो प्लस इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के। फिलहाल एक शब्द आया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जिसका हमने परिभाषा बताया, इलेक्ट्रॉन दान करने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को से जो विभव प्राप्त होता है उसे हम अपचयन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण जो प्राप्त होता है उसे हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। अब हमने कहा कि ज्ञात कैसे करें, तो हमने कहा एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसको हमने अभी एक नाम देखा था, उसको कहा था हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, इसकी हमने विभव पहले से पता है तो वैसे इसका 0 माना गया है। फिलहाल दूसरे तत्व को रख देंगे इस तरह से और एक तरह का सेल बनाने के पूरा, और जो वोल्टामीटर में जो वैल्यू आएगी उस बेस पर हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम उस धातु का हम क्या ज्ञात कर लेंगे, या उस धातु या उस तत्व का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं,
कि यहां पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्या क्या नाम दिया गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी ECS कहा जाता है। दूसरी बात होगी मानक अपचयन विभव श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि जो हमें अपचयन विभव प्राप्त हुआ था वो मानक कंडीशन में प्राप्त हुआ था, तो वो मानक अपचयन विभव कहलाता है। तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज कहलाएगा जो श्रेणी प्राप्त होगा। अब चलते हैं, ये सारी वैल्यू यहां पर दिया गया है। अब यहां पर बोलोगे सर बहुत सारे एलिमेंट उसमें जो याद नहीं कराए थे वो भी है, तो मैं आपको बोलूंगा वो जो याद नहीं कराया था अगर आप चाहें तो इनको पूरा याद कर सकते हैं। इनको इस सीरीज में आप देख रहे हो, सीरीज मैंने याद कराया था वो है, ये पूरा ही याद कर सकते हो आप अपने अपने तरीके से। इसका भी मेरे पास कोड है, उसके मेरे ट्रिक हैं, पर पूरे याद करने से अच्छा है कि जो काम में बार बार आ रहा है उसको याद करें, तो आप ज्यादा बेहतर तरह से इसको सीख पाएंगे, कर पाएंगे। तो जितना जरूरत है वो आपके सामने रखा हुआ है। ऐसा भी नहीं बोलूंगा सिर्फ 11th और 12th में ही काम आएगा, ये आगे भी काम आएगा। वैसे 12th का मेन पार्ट और 11th में भी ये पार्ट में आता है। 11th में आप रेडॉक्स में पढ़ते हैं, 12th में आप विद्युत रसायन में पढ़ते हैं। चलिए साहब, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रृंखला क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो इसको परिभाषित करने के लिए एक ही काम कर सकते हैं कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर देंगे, रख देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। विभिन्न तत्वों को उसके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, तो जो विभव प्राप्त होता है उसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। मैंने क्या कहा आपको क्लियर हो चुका होगा। विभिन्न तत्वों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के या मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दें, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और वो श्रेणी मैंने अभी दिखाया था यहां पर, ये श्रेणी है, तो इसकी परिभाषा यहां पर मैंने आपको दे दिया है। अब हम ये देखें कि इसकी विशेषताएं क्या है। मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिए, समझिए। देखिए भैया, इसकी विशेषताएं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे आने पर कम होती है, घटती जाती है। तत्वों की मानक अपचयन विभव नीचे जाने पर घटती जाती है। एक बात है, अपचयन क्षमता घटती जाती है, यानी अपचयन करने की क्षमता जो है घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता घटती जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की धन विद्युतीय लक्षण भी कम होते जाता है। भाई, जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर दे वो धात्विक लक्षण कहलाता है। सोडियम और कॉपर में दोनों में अंतर क्या है? सोडियम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। आप जानते हो कि इसी कारण से वो जो सोडियम है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है, और वो जब धातु पानी में डालते हो तुरंत रिएक्शन हो जाता है। उस टाइम को करता है क्या है? इलेक्ट्रॉन दान कर Na+ बना लेता है। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है सोडियम की, और उससे ज्यादा होती है लिथियम की। भाई अब आपको बता दूं, इसीलिए लिथियम का जो मानक अपचयन विभव का मान है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यानी सबसे पहले आता है लीना के काना मांगे आलजन, लीना पहले है, ये देख लो सीरीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे वाले तत्वों की इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता इसके तुलना में इसकी कम है, कम होती जा रही, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होगी नहीं भैया, वो तो ग्रहण करने की क्षमता अधिक है उसकी। तो आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता जो है क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है, यानी कि अपचयन क्षमता कम हो रही है, यानी कि धन विद्युतीय लक्षण कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन दान कर वो धनायन बनाने की क्षमता ऊपर वाले तत्वों में ज्यादा है, तो विद्युत धनात्मक आयन बनाने की क्षमता ऊपर वाले में ज्यादा है, नीचे आने पर कम होते जाता है। तो इसको कहते हैं धात्विक गुणों में कमी आना। श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर यहां पर ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ रही है। भाई अपचयन क्षमता घट रही है तो मतलब यह है कि ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ रही है नीचे आने पर।
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। मैंने कहा यहां पर इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ी, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। फ्लोरीन बहुत प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर F- बना लेती है, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। फिर बात आता है श्रेणी में नीचे जाने पर अधातुओं की अपचायक क्रियाशीलता घटती जाती है। तो वो हमने पहले भी बोल दिया, अपचायक क्रियाशीलता घटती जाती है। तो यहां पर हमने इन चीजों को देखा, इसकी विशेषताओं को। आगे बात करते हैं, चलिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप समझेंगे थोड़ा। यह समझ लें कि यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन का के ऊपर और नीचे की क्या विशेषता है? गैल्वेनिक सेलों का ईएमएफ। आपको बता दूं, ऊपर वाला एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट की अगर तुलना करें तो ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो एनोड का काम करेगा और नीचे वाला कैथोड का काम करेगा। मतलब मैंने किन्हीं दो तत्वों को एक साथ रखा, मैंने ऐसा किया, दो धातुओं को एक विलयन में डुबा दिया, चलिए एक आयनिक विलयन में डुबा दिया, चलो मैंने NaCl में डुबा दिया। ऐसे ही छोटा सा प्रयोग, ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। दो कोई भी धातु आप उठाओ इनमें से और उनको आपने डुबा दिया नमक के विलयन में। कोई भी धातु, जिंक, कॉपर, सोना, चांदी, जो भी है भाई आपके पास, कोई भी धातु, लेकिन दो अलग अलग धातुएं होनी चाहिए। सोना की बात नहीं कर रहा हूं, चांदी की बात नहीं कर रहा हूं, चांदी और सोना की बात कर रहा हूं, लोहा और चांदी की बात कर रहा हूं, कॉपर और गोल्ड की बात कर रहा हूं, कॉपर और जिंक की बात कर रहा हूं, जो आपकी मर्जी। दो धातुओं को आपने डुबा दिया। चलिए मैंने यहां पर डुबा दिया, एक कॉपर धातु डुबा दिया, और यहां पर मेरा मर्जी करता है कि मैंने एल्यूमिनियम डुबा दिया। दो धातुओं को डुबा दिया। आप चेक करोगे ना वोल्टामीटर में, तो आपको इन दोनों में करंट नजर आएगा। इसमें विद्युत धारा बन गई है। कई लोग बोलते हैं आलू का सेल बना रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि गोबर का सेल बना दिया हमने, कुछ लोग बोलते हैं गंदे पानी का सेल बना। वो नहीं करता काम, वो जो धातु डाले हो ना उस पर डिपेंड करता है। चाहे गोबर में डालो चाहे किसी में डालो, फर्क नहीं पड़ता इससे। चाहे नींबू में आप डाल दो धातु में। तो वो कुछ लोग प्रोजेक्ट लेके जाते हो ना स्कूलों में कि यार एक आदमी ने, एक बच्चे ने, एक दोस्त ने आपका नींबू से सेल बनाया था, लाइट जल रही थी। वो नहीं भैया, उसमें आप नींबू रखो, चाहे गोबर रखो, चाहे गीली मिट्टी रखो, चाहे नमक का विलयन रखो, वो अभी फिलहाल इस मामले में मायने नहीं रखता है। सिर्फ धातु मायने रखता है कि दो धातुएं ली आपने। अब मैंने यहां पर एल्यूमिनियम लिखा और रखा और कॉपर रखा, क्या होगा जरा देखते हैं। एल्यूमिनियम एक साइड में कॉपर है। अब ये चेक करो इसमें कि एल्यूमिनियम और कॉपर में कौन ऊपर है। ये एल्यूमिनियम है और आप देख रहे हो ये कॉपर है। मतलब एल्यूमिनियम ऊपर है इस जगह पर और कॉपर है नीचे। तो मैंने अभी बताया था ऊपर वाला एनोड का काम करेगा और नीचे वाला कैथोड का काम करेगा। ऊपर वाले पर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन जिसमें होता है वही एनोड होता है, और जिसमें अपचयन होता है नीचे वाला क्या होगा, उस पर रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। तो जिस पे रिडक्शन होता है वो क्या काम करेगा, जिस पे रिडक्शन होता है वो कैथोड का काम करेगा। अब ऑक्सीडेशन होगा। अब यहां पर मैंने बताया, यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ये हाँ, गैल्वेनिक सेल को समझना बहुत जरूरी, जो मैंने इससे पहले आपको समझाया है। यानी कि दो क्लासेस आपके लिए बहुत जरूरी जो हो चुका है, ये तीसरे नंबर की क्लास है। तो आप समझ गए कि ये एल्यूमिनियम नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव का काम कर रहा है, ये पॉजिटिव का काम कर रहा है, ये एनोड है और ये कैथोड है। और इस तरह से एक सेल बन गया है। आप चाहें तो दो चार और सेल लगा करके सीरीज में जोड़ो और आप एलईडी एक लाइट जला लो, या आप छोटे छोटे जो मोटर आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में लगे होते हैं उसको लगा करके उसको घुमा लो, उसके पंखे चला लो। आप ये आप बना सकते हो सेल। तो ये बताता है आपको यहां पर गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए क्या करें। तो ईएमएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर दो इलेक्ट्रोड है, एक एल्यूमिनियम है, एक कॉपर है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट। ये किसका काम कर रहा है बेटा, ये काम कर रहा है किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट। ये किसका काम किया, कैथोड का। ई नॉट सेल की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट, और ये एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है, देखिए
एल्यूमिनियम चेक करो, एल्यूमिनियम चेक करो। एल्यूमिनियम की वैल्यू नहीं दी, ये दी गई है। एल्यूमिनियम की वैल्यू दिया गया है -1.67, -1.67। एल्यूमिनियम की वैल्यू दिया गया है -1.67। ई नॉट, ये एनोड है, ए -1.67 वोल्ट। अब देखो, अगर सेल विभव निकालना है तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर इन सबको मानक कंडीशन में रखा गया है, अलग अलग दो पार्ट में रखा गया है, तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। हमने सिर्फ नमक के विलय में डुबाया है तो थोड़ी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती, कम हो सकती, ज्यादा नहीं होगी। फिलहाल आपको मैंने मानक कंडीशन में नहीं बता करके ऐसे ही बताया, ताकि आप ये समझ लो कि दो धातुओं को मिला करके अगर कोई सेल बनाओ तो वो सेल क्या होगा। तो यहां पर देखिए, आप सेल बना लिए, आप सोचो अपने घर में सेल बना लिए, वैल्यू क्या होगा बताता हूं। ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी है, +0.34 +0.34 और माइनस इसका वैल्यू है -1.67। अब आप समझ सकते हो कि ये हो गया 0.34 और ये माइनस माइनस हो गया, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो गया 1.67। अब इसकी पूरी वैल्यू क्या मिली, 4 और 7 होगा 11, और फिर इसके बाद है 6 1 7 और 3 10, और ये हो गया 2। तो कितना हो गया देख लो आप, इसकी वैल्यू हो गई 2.01 वोल्ट। यानी इस सेल से विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, बिजली प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगा 2 वोल्ट का। और आपके पास जो सेल आता है ना छोटी सी, वो 1.5 वोल्ट देता है, यानी 1.5 वोल्ट देता है, ये 2 वोल्ट देने वाला है आपको। आपने कुछ चीजें सीखा होगा, सेल कैसे बना सकते हैं। ये अनुप्रयोग है किसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी का, और उसके किसको एनोड कहेंगे, कौन सा कैथोड है, यानी कैसे सेल पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, ये आपके पास ये फॉर्मूला रखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, एनोड और कैथोड का अनुमान। एनोड और कैथोड का अनुमान आप कैसे लगा सकते हो, मैंने बताया सीरीज में जो इलेक्ट्रोड, ये जो धातुएं, जो तत्व ऊपर होगा वो एनोड का काम करेगा, और जो नीचे होगा वो कैथोड का काम करेगा। जो ऊपर होगा, दो इलेक्ट्रोड तो लोगे ना, दो धातुएं, दो तत्व तो लोगे ना, जो ऊपर होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जो नीचे होगा उस पर रिडक्शन होगा। देख लो, दिमाग सेट करो 1 मिनट। क्लियर? तो कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, किस पर ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा अपचयन होगा, वो देखें। तो ये देखिए, ये बातें यहां पर पता चलता है, इसका अनुप्रयोग है। फिर देखें तीसरा, सक्रियता, तत्वों की सक्रियता, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी और विस्थापन की बात करते हैं। धातुओं में और अधातुओं में सक्रियता अलग अलग तरह से हम समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं दिखाता हूं आपको। धातु में जो सक्रियता है ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाएगी, यानी कि ऊपर वाला धातु ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला धातु कम क्रियाशील है। मैंने थोड़ा सिंबल बना दिया आपको याद रखने के लिए, क्रियाशीलता के लिए। यहां पर देखेंगे अधातु में, अधातु में ऊपर जो तत्व है, अगर ऊपर वाला धातु है और नीचे वाला, ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला जो अधातु है वो अधिक क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता जो है धातु और अधातु में इस सीरीज में अलग होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहां पर दो धातुएं हैं, देखिए बेटा, लिथियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो लिथियम और पोटेशियम की तुलना करें तो इसके अनुसार ज्यादा क्रियाशील धातु लिथियम होगा, कम क्रियाशील धातु पोटेशियम होगा। दूसरी बात है, अगर कोई दो धातुएं आपने चुन लिया, चलो आयरन चुन लिया और मैग्नीशियम चुन लिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कहा कि ऊपर बड़ा गोला लगाया, नीचे छोटा गोला लगाया। बहुत ट्रिकी है बेटा जी, बहुत आसान है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ऊपर वाला जो धातु होगा ज्यादा क्रियाशील होगा, नीचे वाला धातु कम क्रियाशील होगा। तो आप इन दोनों की अगर तुलना कर रहे हैं, मैग्नीशियम और आयरन की, तो मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है। आप एक काम करके देख सकते हैं, मैग्नीशियम अगर आपके पास हो तो मैग्नीशियम में आप माचिस से जलाओगे तो मैग्नीशियम में आग पकड़ लेती है, लेकिन लोहे में इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती है। अगर आप सोच रहे होगे कि क्या लोहा भी आग पकड़ता है, हम तो लोहे को तो ऐसे ही आग में डाल देते हैं, नहीं जलती है। मैं आपको बताऊं, लोहे को अगर आप इसे बाल की तरह पतला रुई बना दो और उसमें माचिस जलाओ,
लोहा जलने लगेगा, बहुत तेजी से जलने लगेगा। एल्यूमिनियम, कोई भी धातु हो जो क्रियाशील हो, उसको सिर्फ आग लगाने की जरूरत पड़ती है, वो जलने लगता है। आप सुन करके चौंक गए होंगे, पर चौंकने की जरूरत नहीं है, यही प्रकृति का नियम है। उसको भरपूर ऑक्सीजन मिलना चाहिए जलने के लिए। चूंकि वो लोहा कॉम्पैक्ट होता है रॉड में, इसलिए उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितने की उसको दहन के लिए आवश्यकता होती है, इसलिए वो जलती नहीं है। बाकी अगर उसको रुई की तरह बना लो तो आप समझ लो उसको आप आराम से जला सकते हो। कई बार आपने देखा होगा, आप खोल के देखिए जलते हुए, यूट्यूब में कई वीडियोस रखे हुए हैं, तो रुई की तरह जलता है। हाँ जी, तो क्या समझ में आया? इन दोनों की क्रियाशीलता की बात करूं तो मैग्नीशियम बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, जबकि आयरन बहुत कम रिएक्शन करेगा उसकी तुलना में। मैंने बताया ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है। अब मैं, ये आयोडीन अधातु है, इसी तरह से ये क्लोरीन अधातु है। आयोडीन और क्लोरीन की तुलना करूं क्रियाशीलता में तो क्लोरीन ज्यादा क्रियाशील है। अधातुओं में नीचे वाला अधिक क्रियाशील, ऊपर वाला कम क्रियाशील। ऊपर वाला कम गोला लगाया, छोटा गोला लगाया, नीचे वाला ज्यादा लगाया। इससे सिद्ध होता है कि आयोडीन कम क्रियाशील है और क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। और फ्लोरीन भी अधातु है तो ये उससे ज्यादा कम क्रियाशील है। तो क्रियाशीलता कम होती जाती है अधातुओं में नीचे की तरफ जाने पर सीरीज में, और ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ती है अधातुओं में। और धातुओं में ऊपर वाला अधिक क्रियाशील है, नीचे कम क्रियाशील है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये मैंने लिख दिया सिंपल वे में, चाहे तो ये पूरी बातें इसमें लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑक्सीकारक एवं अपचायक। ऑक्सीकारक एवं अपचायक, मैं ये बता दूं कि ऊपर वाला तत्व पर ऑक्सीकरण होता है। मैंने क्रिया की बात करूंगा, क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? ऊपर वाले में ऑक्सीकरण होता है, नीचे वाले में अपचयन होता है। और आप जानते हो तो पदार्थ कौन सा हुआ? पदार्थ यहां पर होता है जो जिस पर ऑक्सीकरण होता है ना, वो पदार्थ जो होता है वो अपचायक कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बोलता हूं रिडॉक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये क्या होगा? अपचायक होगा, वो पदार्थ अपचायक होगा। कारक क्रिया, कारक पर क्रिया होता है, तो अपचायक कारक है, सो उस पर खुद पर क्रिया होगा ना, तो क्रिया ऑक्सीकरण होगा। दूसरों का कारक है वो, अपचायक दूसरे का अपचयन करेगा वो। ये थोड़ा समझेंगे। तो ऊपर वाला तत्व अपचायक है, तो नीचे वाला तत्व क्या है? ऑक्सीकारक है। नीचे वाला तत्व ऑक्सीकारक है। आपने यहां पर दो चार चीजें देखे हैं, ये चीजें याद रखें। नेक्स्ट इसका उपयोग देखें। नेक्स्ट उपयोग है धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, ऊपर वाला मैं यहां पर बोलूंगा धन विद्युतीय लक्षण। ऊपर वाला ज्यादा धन विद्युतीय होगा, नीचे वाला कम धन विद्युतीय होगा। लेकिन अगर मैं ऋण विद्युतीय लक्षण की बात करूं, ऋण विद्युतीय लक्षण की बात करूं, तो आप समझ लें ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला अधिक ऋण विद्युतीय। पहले भी बात हो गई, फ्लोरीन के बारे में बात की, अधिक ऋण विद्युतीय है करके, तो ये अधिक ऋण विद्युतीय होगा। तो नीचे आने पर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, लेकिन नीचे आने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है। भाई धन का उल्टा ऋण, अगर धन बढ़ रहा है तो ऋण घट रहा है, ऋण बढ़ रहा है तो धन बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है और कुछ नहीं। तो ऋण का बढ़ना धन को घटाना होगा। धन को, अब समझ सकते यार, कंफ्यूजन आएगा मैं बोलूंगा तो भी आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे बेहतर है कि जस्ट समझ लीजिए उन बातों को बस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अम्ल से हाइड्रोजन मुक्त करना, याद रखोगे यहां पर कि जो धातु इस हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ये देख रहे हैं आप, इसकी मैं अम्ल से रिएक्शन कराऊं। किससे क्रिया? अम्ल से क्रिया, से क्रिया। अगर इन धातुओं की अम्ल से क्रिया कराता हूं, ऊपर वाले किसी भी धातु को किसी एसिड में रिएक्शन कराऊं, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, H2 मुक्त करना, और नीचे वाला हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। चलो जिंक धातु की क्रिया डाइल्यूट H2SO4 से कराता हूं।
तो ये क्या करेगा, ये जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद उसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने कहा भैया हाइड्रोजन तो वहां से खिसक जा, और वो खुद उसके साथ आ गया और हाइड्रोजन निकल गया भाई, बाहर आ गया। लेकिन मैं अगर यहीं पर रिएक्शन कराऊं कॉपर का, Cu का H2SO4 के साथ, तो ये अगर रिएक्शन करे भी तो यहां पर आप समझेंगे कि ये हाइड्रोजन को हटा करके CuSO4 नहीं बनने वाला। क्यों, वो हाइड्रोजन से नीचे है। देखिए ध्यान दीजिए, ये कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, वो कभी भी हाइड्रोजन को हटाएगा नहीं। याद रखना, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को हटा सकता है। ऊपर वाला जो भी धातुएं होती है नीचे वाले धातु को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला धातु ऊपर वाले धातु को नहीं हटा सकता है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है नीचे वाले धातु को तत्वों के साथ, कॉपर जो है इस हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है, लेकिन ये ऊपर वाला जो है हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो यही तो लिखा है, अम्ल से क्रिया, अगर ऊपर वाला धातु रिएक्शन करता है, ये मैंने ऊपर वाला लिखा, हाइड्रोजन से ऊपर वाला, तो वो ये धातुएं कोई भी अगर अम्ल से रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, लेकिन नीचे वाला रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। तो चलिए यहां पर यह हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, लेकिन अगर रिएक्शन हो रही है तो इसका तो हालत खराब कर देगा, यानी इसको ये अम्ल की तरह नहीं बिहेव करके अब ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर रिएक्शन तो होगी, CuSO4 तो बनेगा पर हाइड्रोजन नहीं हटाएगा, इसको तोड़ डालेगा, तोड़ने पर ये SO2 बन जाता है और वो हाइड्रोजन जो है H2 न बन करके H2O के रूप में निकल जाता है। मतलब यहां पर सीख जाओ कि जो भी धातु हैं, जैसे मैंने जिंक लिखा, मैग्नीशियम भी लूं तो क्या होगा, देखो तो मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम की H2SO4 से रिएक्शन कराऊं इस अम्ल से, तो मैग्नीशियम भी इस हाइड्रोजन को हटा देगा, मैग्नीशियम ऊपर है हाइड्रोजन वाले को हटा देगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस हट गया और ये MgSO4 बन गया। ये छोटी छोटी बातें जो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी सिखाता है वो आपकी केमिस्ट्री के लिए आपकी ताकत बनाता है। इन चीजों को नहीं पढ़ना मतलब केमिस्ट्री में आप अपने आप को धोखा देना है, इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, अपने आप को केमिस्ट्री में कमजोर बनाना है। जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या दूसरी जगह पे बात करोगे तो भी इन चीजों की जानकारी बहुत जरूरी होता है। सो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं धातु निष्कर्षण। मैंने अब भी बताया था कि ऊपर वाला जो तत्व होगा नीचे वाले तत्व को अलग कर देगा। देखो ये, इसको ध्यान से सुनिए, जिंक है और ये सिल्वर है और ये कॉपर है। इस सीरीज में देखो कि कॉपर कहां पे है, कॉपर ये है, और सिल्वर कहां पे है, ये नीचे है। ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को रिप्लेस कर देगा। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि धातुएं जो होती हैं, धातु की क्रियाशीलता क्या होता है, ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील होगा, नीचे वाला कम क्रियाशील होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान देना, अधिक क्रियाशील मतलब अधिक ताकतवर, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। अब देखो, अधिक क्रियाशील जो है कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील कौन है यहां पे, जो ऊपर है, मैंने दिखाया यहां पे बड़ा गोला मतलब ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील है। तो यहां पर अगर देखो तो इस सीरीज में, श्रेणी में, किसमें बोला मैंने, श्रेणी में कौन ऊपर है, कॉपर ऊपर है, नीचे है सिल्वर। तो कौन ज्यादा क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। तो कॉपर जो है, जो कम क्रियाशील है, उसको हटा देगा और इस तरह से कॉपर जुड़ जाएगा इसमें। अब याद रखना इस बात को कि सिल्वर का संयोजकता 1 होता है, कॉपर का 2 होता है। NO3 माइनस की संयोजकता 1 होता है, बस इस बात को ध्यान रखना। अगर इनके साथ कोई कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला बनाने नहीं आता है, तो वो बच्चे समझें इन बातों को। NO3 1, ये है +1 -1, तो इस संख्या को इधर कर लो, इस संख्या को इधर कर लो, क्या बना, Ag के लिए 1 नंबर यहां पे आया और इसके लिए 1 नंबर गया, मतलब NgNO3 बना। Cu के लिए क्या होगा, Cu2 + NO3 -2, ये 2 नंबर इधर आया, सॉरी
ये -1 होता है ना NO3 का, -1, ये 1 नंबर इधर आया, 2 नंबर इधर गया, 1 नंबर दिखाई नहीं, यहां पर 1 है और आपका 1 है। तो ये देख, ये क्या होता है, हम जब 1 भी लिखते हैं तो 1 को हम कभी भी मेंशन नहीं करते, दिखाते नहीं है। तो आपने देखा ये एक बार आया तो Cu एक बार हुआ और NO3 2 बार हुआ, तो NO3 2 बार हुआ। इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मूला, यानी किसी भी रिएक्शन में संयोजकताएं और उसके फॉर्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये संयोजकता नहीं पता है और आपको फॉर्मूला मेकिंग नहीं आता, फॉर्मूला बनाने नहीं आता है, तो आप एक काम हमेशा करें कि कंपाउंड बनाने के लिए पूरी मेहनत करें और इसके लिए आप प्री बेसिक जो वीडियोस है उनको जरूर देखें। तो अब देखिए, चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इस तरह से AgNO3 और Cu2NO3। चलिए, तो Cu Ag को हटाया, जब Cu इसके Ag के पास आता है तो बनाता है CuNO3 ट्वाइस, जैसा कि यहां पर बना, और Ag हट गया, अलग हो गया। रिएक्शन के टाइप में आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये चीजें यहां पर बताने की और लिखने की चीज नहीं है, जो जरूरत की चीजें मैंने आपको बताया। और जिसको भी फॉर्मूला मेकिंग नहीं आता है, आप में से बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं, तो उनको कहूंगा कि फॉर्मूला मेकिंग सीखिए, फॉर्मूला बनाना सीखिए, तभी रिएक्शन बनाने आपको आएगा। फिलहाल यहां पर यह समझ में आ गया। अब मैं आपको एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा कि एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, इसको जरा समझेंगे। यहां पर धातु का विस्थापन शब्द था, ये दो चीजों को एक साथ लेकर के चल रहा था, सक्रियता तथा उनका विस्थापन। तो यहीं पर विस्थापन से रिलेटेड मैं एक बातें यहां पर आपको करना चाहूंगा। देखिए, धातु का विस्थापन, एक रिएक्शन है मेरे पास Cu प्लस जिंक सल्फेट रिएक्शन, ये रिएक्शन नंबर ए। तो कॉपर ने जिंक को हटाया तो बन गया, जिंक को हटाया तो कॉपर सल्फेट बन गया और जिंक बाहर आ गया। ये एक रिएक्शन हो सकता है। दूसरा बी होगा जिंक कॉपर सल्फेट, फिर यहां पे क्या होगा, जिंक ने कॉपर को हटाया, इसने इसको हटाया, तो ये क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट बन गया और ये कॉपर अलग हो गया। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों रिएक्शन संभव है। प्रश्न तो यही है आपके पास कि दोनों अभिक्रिया हो सकता है, दोनों में से कोई एक प्रकार का हो सकता है। अगर दोनों में से कोई एक प्रकार का हो सकता है तो वो कौन सा टाइप का रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, यही बताएगा, यही बताएगा, और कोई नहीं है तरीका बताने का। अब भी मैंने बताया, जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटाएगा। तो धातुओं में ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है, तो यहां पर दो धातुएं हमने लिया है, एक जिंक लिया और एक कॉपर लिया। तो जिंक और कॉपर में अब देखो तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ज्यादा क्रियाशील हुआ जिंक। तो जिंक में ही वो ताकत है कि वो कॉपर को हटा सकता है। तो किससे हटाएगा भाई, वो तो एक पूरा कंपाउंड में से हटाएगा। तो ये कंपाउंड है, तो ये जो कॉपर है इस कंपाउंड से जिंक को नहीं हटा सकता है, तो ए वाला रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी संभव नहीं है। दूसरे में देखो जिंक ज्यादा क्रियाशील, ये जिंक जो है, क्रियाशीलता मतलब क्या होता है, किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ जुड़ना। आप दो दोस्त हो, चलो एक दोस्त ने ए ने बी, एक ए और बी दो दोस्त हैं, ए की गर्लफ्रेंड कोई है सी, ठीक है, ए और बी की, ए और सी की अपनी दोस्ती है। आप ए और बी दो दोस्त हो, ए जो है ज्यादा क्रियाशील है और बी नहीं है, तो अब समझ सकते हो गर्लफ्रेंड तो ए की ही होगी। अब समझो यहां पर कि ए अगर ज्यादा क्रियाशील नहीं है, बी ज्यादा क्रियाशील है, तो कभी ना कभी उस गर्लफ्रेंड को अपना बना लेगा। पॉसिबल है, थोड़ा देख के रहना जो कमजोर हो, थोड़ा समझो इस बात को। वही बात यहां पर रिएक्शन पे भी आता है। आप बस से कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ आप किसी सीट पे बैठे हुए हो, कोई पहलवान आता है आपसे ताकतवर, बोलता है अबे उठ और निकल। आपसे जब ताकतवर है तो क्या होगा, आप उठ जाओगे, उसको बैठा दोगे। लेकिन पता चलता है कि कोई आदमी कमजोर आता है और आप ज्यादा ताकतवर हो, तो क्या करोगे। उसने कहा कमजोर उठ चल निकल, तो क्या बोलोगे, तू निकल। बैठेगा कौन, जो ताकतवर। यानी अगर आप ताकतवर हो तो सिर्फ यहीं पर बात यह है कि रिएक्शन करने की ताकत किसमें ज्यादा है, क्रियाशील कौन है, जिंक और कॉपर में। तो ये जिंक में ज्यादा क्रियाशील है, तो वो उनके यौगिक से उनको हटा देगा और खुद उनके साथ जुड़ जाएगा,
तो जिंक सल्फेट बन गया और उस कॉपर को हटा दिया। देख लीजिए, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है। तो याद रखना, धातु की धातु के साथ तुलना करेंगे, अधातु की अधातु के साथ तुलना करेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से देखिए आप। यहां पर NaCl प्लस आयोडीन, रिएक्शन लिख दे रहा हूं, 2 टाइम्स 2 लिखा इसलिए, तो ये होगा NaI और ये 2 टाइम्स और ये बन गया सॉरी हाँ Cl2 बन गया। दूसरा ये है A वाला रिएक्शन और मैं दूसरा लेता हूं B वाला रिएक्शन। NaI Cl2 से रिएक्शन करता है और बनाता है NaCl प्लस I2। अब सवाल यह है कि A वाला रिएक्शन होगा कि B वाला रिएक्शन होगा। अब यहां पर तुलना किसके साथ करेंगे? ये अगर अधातु है तो इसके अधातु के साथ तुलना करेंगे। भाई लड़की को लड़की के साथ लड़ने दो, काहे लड़के को लड़के के साथ लड़ने दो, ठीक है? क्योंकि उनको तो ये आई इनके साथ हटाना है, इसके साथ तुलना है, इनके साथ क्या है? वो तो जिसके पास बोले उसके पास चले जाएगा जो ताकतवर है, ठीक है? तो समझ लो कि अब इन दोनों में तुलना करो, अधातु में कौन नीचे वाला ज्यादा क्रियाशील है? तो आयोडीन ऊपर होता है और क्लोरीन नीचे है। आप चेक कर लो, आयोडीन ऊपर है ये देखो और क्लोरीन नीचे है, तो क्रियाशील कौन है? Cl ज्यादा है। सो क्लोरीन हटा देगा तो कौन ज्यादा क्रियाशील है? क्लोरीन। ये ज्यादा क्रियाशील है, नहीं हटेगा। ये और ये कम क्रियाशील है, नहीं हटा पाएगा। ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील को हटा देगा। यानी कि बी रिएक्शन इसमें भी होगा, ए वाला रिएक्शन नहीं होगा। बस समझ में आ गया? आप कुछ भी रिएक्शन नहीं लिख सकते, ये बताता है। नॉलेज बहुत जरूरी भाई साहब। मैथ्स करते समय ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी आप करते जाएं, लास्ट में उत्तर लिख दिया। दुनिया जो है, ये जो प्रकृति जो है, पूरे नियमों के बदौलत चलती है। पानी का बहने का गुण है, थोड़ा पानी भी बहेगा, ज्यादा पानी भी बहेगा, बहुत ज्यादा पानी भी बहेगा। थोड़ा पानी बहेगा तो आपकी ताकत उससे ज्यादा है तो आप उसको रोक सकते हो पानी को, या फिर पानी को बहने दे सकते हो, आप रोक सकते हो। अगर ज्यादा ताकतवर बाढ़ आया, पानी का काम तो बहने का है, वो बहता रहेगा, आपकी ताकत कमजोर पड़ गई क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। वो नहीं जानता है, चाहे भगवान से दुआ मांगो चाहे जिससे भी मांगो, बाढ़ तो आ गई है। आपकी बदकिस्मती है कि ज्यादा ताकतवर पानी आया आपके पास, बहा ले जाएगा। बात समझ में? कुदरत का नियम कोई नहीं हटा सकता, इंसान कोई नियम नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं जितना बता रहा हूं, मेरे या किसी वैज्ञानिक का कोई नियम नहीं है। उस वैज्ञानिक ने, वो तपस्वी ने कुदरत से, अपनी तपस्या से इन चीजों को ढूंढा कि प्रकृति क्या करती है। ओम नमः शिवाय, समझ सकते हो कि ये करती है। चलिए साहब आगे चलते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक कौन है मैंने बता दिया था। चलिए साहब, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तापीय अपघटन, ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का मतलब होता है गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा। अपघटन मतलब टूटना, गर्म करेंगे तो टूट जाएगा। तो ऑक्साइड का लिखा है, तो ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, मैं लेता हूं जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये लीजिए। अब सवाल ये आता है कि इसको, इन सारी चीजों को गर्म करूंगा तो कौन टूटेगा? याद रखना, लिखा हुआ है कॉपर से नीचे वाले धातुओं के ऑक्साइड को अगर गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, धातु अलग हो जाएगा। देखिए साहब, कॉपर कौन है? ये कॉपर है। कॉपर से नीचे वाला जो भी होगा उसके ऑक्साइड को गर्म करूंगा, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O होता है, गर्म करूंगा तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। ये मरकरी ऑक्साइड है, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उनको गर्म करूंगा तो Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब देखो जिंक कहां है? जिंक उस कॉपर से ऊपर है, गर्म करूंगा कुछ नहीं होने वाला, कोई विघटन नहीं होने वाला, कोई किसी प्रकार का नहीं टूटने वाला, रिएक्शन ही नहीं होगा। क्या मजेदार बात है यार। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत काम करेगा भाई साहब, ये अनुप्रयोग है। नेक्स्ट है ये सोडियम ऑक्साइड, ये भी भैया कॉपर से ऊपर है। इनके ऑक्साइड को भी गर्म करके आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनको अलग नहीं कर सकते। उन दोनों में बहुत प्रबलतम बंध है, प्रबलतम प्रेम है, ये जोड़ है इसकी। तो समझ में आ गई होगी, इसको भी आप किसी प्रकार से विघटित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 10th, धात्विक ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। यानी धात्विक ऑक्साइड दिया गया, यहां पर लोहा तथा इससे नीचे
जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराऊंगा, सिल्वर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा, हो सकता है गर्म भी करूं। तो बोला गया है कि लोहा तथा उसके नीचे वाले एलिमेंट के ऑक्साइडों को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर उस ऑक्सीजन को हटाया जा सकता है, अपचयित किया जा सकता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन जब रिएक्शन करके किसी ऑक्सीजन को निकालता है तो उसको अपचयित करना बोलेंगे। तो इस तरह से अपचयित किया जा सकता है। जिंक को चेक करता हूं, जिंक यहां पे है, एक्चुअली आयरन इसका यहां से, इससे और इसके नीचे वाले को हाइड्रोजन से रिएक्शन करके विघटित किया जा सकता है। तो जिंक तो उससे ऊपर है भैया, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। फिर कॉपर वाली बात आती, कॉपर आयरन से नीचे है, ये देखो यहां पे है, तो ये इसमें हाइड्रोजन इसको अलग कर देगा। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना लेगा पानी और कॉपर को अलग कर देगा। देख रहे हैं आप? बात समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो अपने आप को सुधारना होगा आपको, बस यही पर कमी हो सकता है। फिलहाल यहां पर सिल्वर कहां है, ये भी आयरन से नीचे है, तो इनको भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा करके इसको ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है, पानी बनकर निकल गया और ये सिल्वर अलग हो गया। क्या जबरदस्त यार। इन चीजों को साल में तो 3 से 4 बार आप तैयारी करो, साल में 3 से 4 बार आप पढ़ो, आप याद रखोगे। आपके एमसीक्यूज जो नीट का एग्जाम दिलाने वाले होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े रहते हैं। आप आईआईटी का एग्जाम दिला रहे हो, उस जगह पे जरूरत पड़ जाएगी आपको, 11th और 12th के एग्जाम में जरूरत पड़ेगी ये चीजें, और साथ में आगे की जो पढ़ाई करोगे कॉलेज में उनमें इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली है। अब लास्ट पॉइंट है अनुप्रयोग में संक्षारण, यानी कि जंग लगना। लोहे में जो जंग लगता है उसको लोहे का संक्षारण कह सकते हैं, या लोहे में संक्षारण होता है उसको लोहे का जंग लगना कह सकते हैं। यानी प्रकृति में जो पदार्थ उपस्थित है, वायुमंडल में जो पदार्थ उपस्थित है, वायुमंडल में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी जो भी गैसें हैं, इनसे धातु उनके साथ रिएक्शन करता है, कोई ना कोई यौगिक बना लेता है, यानी कि धातु के रूप में ना रह करके वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आयरन प्रकृति से के साथ जंग लगता है, तो आयरन क्या है? Fe। ये ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन करके फाइनली वो क्या बनाता है? ये बना लेता है Fe2O3.X टाइम H2O, ये जंग है। अब भैया ये लोहा रहेगा तभी वो खिड़की रहेगी, तभी आपका साइकिल और आपकी गाड़ी और आपकी कार रहेगी, और ये बन गया तो ये तो पाउडर है, तो पाउडर से तो आप खिड़कियां नहीं बना सकते। समझ गए होगे कि लोहा खराब हो जाता है, जंग लग गया बोलते हैं, कुछ लोग तो सड़ गया बोलते हैं। सड़ने का मतलब होता है कीड़े पड़ना, सड़ने का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों का आक्रमण। यहां पर कोई सूक्ष्म जीवों का आक्रमण नहीं होता है। संक्षारण कुछ दिनों बाद पढ़ाने वाला हूं, तो उस दिन जरूर रहिएगा, आपको संक्षारण का काम आपको समझ में आने लगेगा। फिलहाल आगे चलते हैं तो बात समझ में आ गई होगी कि जो धातुएं, जिन धातुओं की, ये लिखा गया है, विभिन्न धातु वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा नष्ट होता है, इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। धातु में जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। और दूसरी बातें रोकने के उपाय वगैरह बहुत सारी बातें, लेकिन ध्यान रखिएगा संक्षारण उन धातुओं में होता है जो बहुत क्रियाशील होता है। मतलब ऊपर वाले धातुओं में संक्षारण अधिक होगा, तो संक्षारण ऊपर वाले में अधिक होता है, नीचे वाले में कम होता है। ये गोला बना के इसलिए दिखा देता है कि सिंबॉलिक रूप से पता चल जाता है, ऊपर ज्यादा होता है, नीचे वाले तत्व में कम होता है। मतलब संक्षारण लिथियम में आसानी से होगा, पोटेशियम में आसानी से होगा, और नीचे आएंगे आयरन में होगा, कैडमियम में कम होगा, निकल में कम होगा, इस तरह कॉपर में कम होगा, और नीचे नीचे जान दे सोना नहीं साहब, सोने तो पड़े रहते हैं चमकते हुए खजाने में दबे हुए, जब खोलते हो तो वैसे ही चमक रहती है, बस पूछने की देर है अगर डस्ट बैठ गया है तो। सोने में संक्षारण नहीं होगा, बहुत ही स्थायी तत्व होता है। रिवीजन, 1 मिनट रिवीजन। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है, उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अनुप्रयोग, जो अनुप्रयोग मैंने बताया, बहुत सारी चीजें, कौन एनोड का, कौन सा धातु एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड का काम करेगा, कौन किस पे ऑक्सीकरण होगा, किस में अपचयन होगा, किस में अपचायक क्षमता ज्यादा, किस में कम है, कौन सा धातु किस धातु को अपचयित करेगा, कौन सा अधातु किस अधातु को अपचयित करेगा, ये सारी बातें हमने अनुप्रयोग के अंदर पढ़ा है।
चूंकि ये क्लास काफी लंबी हो चुकी है तो मैं आपको सबको कहूंगा कि आप ध्यान रखें, इनको एक बार देखें। फिलहाल क्विज देखेंगे, अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सब तैयार हो जाइए। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस प्रश्न को आप देखें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, आप बताइए इतने सारी धातुएं हैं, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, लिथियम है, आप मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सा होगा। मैं आपको कुछ मिनट का टाइम कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, आप कोशिश करिए जल्दी से। आपने याद किया है लीना के काना मांगे आलजन, अगर कुछ याद आ रहा हो तो आपके पास जवाब है, तो उस कोड को जरूर याद करिएगा। अगर याद ना आ रहा हो तो वीडियो शुरू से देखिए एक बार और याद करिए। बताइए इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। मैंने आपको बताया धातु में ऊपर वाला धातु अधिक क्रियाशील होता है, तो सबसे ऊपर आता है लिथियम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है, आया ना सेकंड प्रश्न, यस। सेकंड प्रश्न है, किसकी अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अभी बताया था मैंने आपको, किसकी हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर, अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन से ऊपर जो भी धातुएं हैं उनकी अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब बताओ कौन सा होगा इसमें से, हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा तत्व आता है इनमें से। हाइड्रोजन से नीचे ये सारे तत्व आते हैं, नहीं ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है और ये सब नीचे आते हैं, ये सब नीचे आते हैं, तो यही है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, गैल्वेनिक सेल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। जल्दी बताएं, गैल्वेनिक सेल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। गैल्वेनिक सेल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। गैल्वेनिक सेल से, गैल्वेनिक सेल से विद्युतीय ऊर्जा, आपने बता दिए होंगे आंसर, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं और मेरी टीम डाउटनट की फैमिली हो चुके हैं। डाउटनट फैमिली के साथ हम आ चुके हैं और यहां पर कुछ बेहतर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है विजेता बैच। क्लास 11th और क्लास 12th हिंदी माध्यम का पूरा कोर्स आपको अब मिलेगा 16 सितंबर से। आप इनरोल करें डाउटनट ऐप में जाकर के, इनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाइए और प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें डाउटनट। विजेता बैच याद रखिए, यहां पर हम सब मिलने वाले हैं, इतने टीचर्स, इतने शिक्षक आप देख रहे हैं। मैं और मेरे 6 दोस्त जो बेहतर टीचर हैं, हमारे इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, वो आने वाले हैं। आप इनमें से लगभग टीचर्स को जानते होंगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये आपको देंगे क्लासेस, यहां पर मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और साथ में आपको इंग्लिश की क्लास भी मिलने वाली है। और याद रखिए इस क्लास में आपको सबसे बड़ी चीज मिलने वाली है डाउट सॉल्विंग, यानी कि आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व डाउटनट, वैसे डाउटनट इसी मामले में लोगों के जुबान पर है कि वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आपके डाउट को सॉल्व करता है। अब याद रखिएगा, आप जिस भाषा में पढ़ाई करते हैं उस भाषा में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। डाउट सॉल्विंग, बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं जो कि मैंने अभी दिखाया है आपको विजेता बैच में। साथ में क्लास नोट्स मिलने वाला है, डेली होमवर्क होने वाला है। होमवर्क की सहायता से आप समझ सकते हो कि आपको कितना कमाल होने वाला है कि आपकी जहां पर प्रॉब्लम होगी, आपके डाउट आएंगे, फिर डाउट को सॉल्विंग करने के लिए फिर इधर भी आ सकते हो। आपने जो पढ़ा है, जो मैंने अभी पढ़ाया है, वो सारी चीजें आपके लिए बेहतर है। और ध्यान रखिएगा, टीचर स्लाइड्स मैं अभी पढ़ाया ना मैंने, वैसी स्लाइड आपको मिलने वाली है। फिर साथ में आप देखें, आप हमारे कोर्स के साथ इनरोल करिए, क्योंकि यह कोर्स बहुत बेहतर है। अगर किसी तरह की इंक्वायरी चाहते हैं, किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पर कॉल करें 0124-715-8250 पर। यह नंबर, इस नंबर पर कॉल करिए आप। नेक्स्ट है कि यहां पर देखते हैं वीआईपी कोर्स के क्या फायदे हैं। मतलब ये जो कोर्स आपको बता रहा हूं, जो मैं विजेता बैच बता रहा हूं, आपको जीतने के लिए एक बढ़िया कोर्स है। आप अपनी सक्सेस जीत सकते हैं, अपनी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको 2 टीचर एडवांटेज मिलेगा। 2 टीचर, एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और एक टीचर आपके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। जिस समय आपका आएगा, अधिकांश
डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड है कंप्लीट सिलेबस, जैसा जिस बोर्ड से हो आप, एमपी से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, जिस बोर्ड से भी हो आप, उस बोर्ड के अनुसार आपको यहां पर पढ़ाई मिलने वाली है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक बच्चे को क्या चाहिए, किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किस कारण से उनको परेशानी हो सकती है और किन कारणों से वो सक्सेस हो सकता है, सबसे आगे वो कैसे जा सकता है, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको विजेता बैच में दे रहा हूं। साथ में यहां पर देखिए वीडियो सॉल्यूशन, यानी आप सिर्फ ये ना सोचें एक बुक खरीद ली है एनसीईआरटी की बुक जिसमें सॉल्यूशन है, तो आप ये सोचते हैं कि हो गई मेरे काम, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम तो आएगा। क्या वहां पर समझ में आएगा? उसको सिखाने के लिए हम वीडियो सॉल्यूशन यानी एनसीईआरटी बुक की सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके रेफरेंस बुक, आपके यहां जो बुक जो यूज करते हो आप लोग अपनी अपनी बोर्ड में, अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्कूलों में, उन सारे बुक का आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा पीवाईक्यू। तो समझ सकते हैं ये विजेता बैच आपको 100% विजेता बनाने के लिए आया हुआ है। तो जल्दी से एनरोल करिए, जल्दी से कॉल करिए। साथ में आप देखिए हमने आज आपको जो पढ़ाया है पूरी बातें, विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसका अनुप्रयोग, मानक अपचयन विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में बात किया। और हमने कुछ क्विज देखा जिसका जवाब आपने बहुत ही सक्सेसफुली दिए हैं। बेटा धीरज से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत कुछ सीखिए। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा ये है होमवर्क, इसको सॉल्व करके देखिए। मैंने अब भी बताया कैसे सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क आप एक बार देखिए, ये है। तो मैंने कहा था कि आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पढ़ाया। आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ाते हैं, हमारी टीम जब पढ़ाती है, तो पढ़ते समय जो चीजें आपने सीखा है आपके पास डाउट ही नहीं आते। लेकिन याद रखना लिखना भी जरूरी होता है अपनी कॉपी में, कि आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं वो आप जानते होंगे। अगर लिखते होंगे हमारे पढ़ाई के साथ तो जबरदस्त पढ़ाई होती होगी। आप कभी दोबारा अगर आप पढ़ते भी होगे तो आपने पॉज प्ले करके देखा होगा, तो काफी बड़ी क्लासेस होती है, काफी चीजें, काफी इंफॉर्मेशन मिलता है, काफी इंफॉर्मेटिव क्लासेस होती हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको इसमें क्या मिलने वाला। फिलहाल ये आपका होमवर्क है और आपको बताना चाहूंगा कि अब नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेशल विद्युत अपघटन के नियम मैं लेके आ रहा हूं लेक्चर नंबर 5 में। आपको कहां से? विद्युत रसायन में लेक्चर नंबर 5 में। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।